हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935, जो अब तक के आए सभी अधिनियमों में सबसे विस्तृत था। इसमें 10 अनुसूचियां थीं, 321 धाराएं थीं। इसकी जो पृष्ठभूमि रही लाने की, वो 1900 से लेके 1935 तक के जो घटनाएं घटी हैं, उसके बीच में क्या क्या हुआ है, आइए देखते हैं। और वही उसकी पृष्ठभूमि है। फिर देखते हैं कि उसका प्रावधान क्या है। 1919 में एक प्रावधान लागू हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन। इसकी विफलता, इसकी विफलता क्यों? क्योंकि प्रांत में जो द्वैध शासन लागू हुआ था, इसमें विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक विषय था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय। इन दो विषयों में अंतर ये था कि आरक्षित विषय पे गवर्नर का नियंत्रण था, गवर्नर का नियंत्रण था। और जो इसका महत्वपूर्ण विषय था वो वित्त, पैसा इसके पास था। यहाँ मंत्रियों के माध्यम से शासन था, मंत्रियों के माध्यम से शासन था। यहाँ कर्तव्य था। तो हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच में ठीक से तालमेल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण द्वैध शासन की व्यवस्था विफल हो जाती है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि 1919 के अधिनियम में ये कहा गया था कि 10 साल बाद वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगा। लेकिन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती रहती हैं और ब्रिटिश में चुनाव होना रहता है, जिसके कारण 3 साल पहले ही कमीशन का गठन कर दिया जाता है, जिसका नाम रहता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। उन्नीस सौ 27 में भारत में इसका विरोध होता है। भारत में विरोध, भारत में इसका विरोध क्यों होता है? भारतीय नेताओं को उसमें शामिल ही नहीं किया गया था। ये 7 सदस्यीय कमीशन था, 7 सदस्य, और 7 के सातों सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो भारतीय नेताओं को ये लगा कि उनका जो आत्मनिर्णय का अधिकार है उसका हनन हो रहा है, जिसके कारण भारत में उसका विरोध होता है। विरोध का क्यों? आत्मनिर्णय के अधिकार का हनन, अधिकार का हनन। मतलब ये कि समस्या हमारी है और उसकी समीक्षा हम ही नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई सदस्य उसमें शामिल नहीं है, तो हम इस कमीशन को मानेंगे ही नहीं, और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। उसके बावजूद भी साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब इस रिपोर्ट में सिफारिश क्या करती है साइमन कमीशन? इसकी पहली सिफारिश ये थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि वो विफल हो चुका है। दूसरा प्रावधान ये था कि पृथक निर्वाचन को और विस्तारित किया जाए, विस्तारित किया जाए।
तीसरा प्रावधान ये था कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए, भारतीय संघ की स्थापना की जाए, प्रांतीय सरकारों का विस्तार किया जाए, प्रांतीय सरकारों का विस्तार किया जाए। साइमन कमीशन ये चाह रहा था कि ये चारों चीजें लागू की जाएं, लेकिन उसी समय जो 1927 में भारत सचिव है, लॉर्ड बर्कनहेड, ये भारत सचिव है। क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, तो भारत सचिव ने एक चुनौती दी कि भारतीय नेता एक ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार करें जिस पे भारत के सभी राजनीतिक दल सहमत हों। ये एक चुनौती देता है, भारतीय नेता स्वीकार करते हैं। अब स्वीकार किए हैं तो इसके बाद क्या होगा? चुनौती तो स्वीकार हो गई, इसी के बाद भारत में सर्वदलीय बैठक होती है, भारत में सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब शामिल होते हैं और पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी जो इसमें शामिल हुई थी। यहाँ एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, 9 सदस्य वाली समिति का गठन किया जाता है। क्या करने के लिए? संवैधानिक मसौदा तैयार करने के लिए। जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। उन्नीस सौ 28 में इसकी संरचना को समझने का प्रयास करते हैं इस समिति की। इसमें 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हैं, सचिव जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू के पुत्र। आईएनसी के जो और महत्वपूर्ण सदस्य हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। मंगल सिंह सिख समुदाय से हैं। जीआर प्रधान दलित से हैं। मुस्लिम लीग से 2 लोग हैं, कौन कौन? शोएब कुरैशी
शोएब कुरैशी हैं, और एक और सदस्य थे, क्या नाम था उनका, अली इमाम। यहाँ पे ये लोग 9 सदस्यीय टीम थी। ये लोग खाका तैयार करते हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू ये चाह रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेट का राज्य मिले, औपनिवेशिक राज्य मिले, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे पूर्ण स्वराज मिले, पूर्ण स्वराज मिले। पहला मतभेद। दूसरा मतभेद ये था कि नेहरू रिपोर्ट में सभी चीज़ों के साथ साथ नेहरू रिपोर्ट मौलिक अधिकार की मांग करती है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो उसकी मांग करती है, पृथक निर्वाचन को समाप्त करने की मांग करती है, जहां मुस्लिम लीग से इसका विरोध हो जाता है। पृथक निर्वाचन को समाप्त करने की मांग करती है। समाप्त करने की मांग रहती है, सिफारिश करते हैं। मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है। मुस्लिम लीग ये चाह नहीं रही थी कि मुस्लिम जो है पृथक निर्वाचन को समाप्त किया जाए, इसी को लेके विरोध होता है दोनों में। तो पहला तो यहाँ होता है कि डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज को लेके, औपनिवेशिक राज्य और पूर्ण स्वराज को लेके। दूसरा यहाँ पृथक निर्वाचन को समाप्त करने के लिए। इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांग रखते हैं। ये यहाँ भी मतभेद हो गया, जो कि बर्कनहेड ने चुनौती दी थी कि सबकी सहमति होनी चाहिए। दोनों चीज़ें फेल हो गई, दो जगह विरोध हुआ और पूरा मसौदा फेल हो गया। अब सरकार के पास एक ऑप्शन बचा कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो साइमन कमीशन प्रांतीय सरकारों का विस्तार करने के लिए, निर्वाचन को विस्तारित कर, पृथक निर्वाचन को विस्तारित करने के लिए, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए जो सिफारिश किया है, उस पर विचार करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गोलमेज सम्मेलन। कब से कब? 30 से 32 के बीच में 3 होता है। पहला फेल हो जाता है इसलिए कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल ही नहीं होती है, इसलिए ये पहला वाला फेल हो जाता है। दूसरे वाले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शामिल होते हैं, इकलौते कैंडिडेट। लेकिन दलितों के पृथक निर्वाचन के मामले में गांधी जी भी फेल हो जाते हैं, मतलब गांधी जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाता है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगस्त 1933 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, अगस्त 1933 में, अगस्त 1933 में पीएम कौन है? रैमसे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देते हैं, सांप्रदायिक पंचाट। इसमें जो मेन रूप से होता है वो होता ये है कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। गांधी जी वापस रहते हैं भारत में और यरौदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, इसके लिए कि जो है दलितों की पृथक निर्वाचन की व्यवस्था खत्म की जाए। उसके बाद क्या होता है, जब आमरण अनशन शुरू होता है, गांधी जी का आमरण अनशन
इसका जो प्रभाव होता है सितंबर 1933 में पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। यहाँ भीमराव अंबेडकर ये मान लेते हैं कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, लेकिन प्रांतों में उनके लिए निर्वाचन के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया जाए। पूना समझौता होता है। इसी कम्युनल अवार्ड जो था अगस्त 1933, इसी की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक चयन समिति का गठन करती है। चयन समिति का गठन करती है। अध्यक्ष कौन रहता है? लॉर्ड लिनलिथगो। इसी चयन समिति की जो सिफारिश आती है, उसी सिफारिश के आधार पर 1935 का अधिनियम बनता है। भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। अब आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया। प्रावधान पहला प्रावधान ये था कि भारत में भारतीय संघ की, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। दूसरा प्रावधान क्या था कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तीसरा प्रावधान क्या था? तीसरा प्रावधान ये था कि जो 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, कि जो विफल हुआ था, उसको समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्र में कैसे लागू कर दिया गया? यहाँ भी एक विषय था, आरक्षित विषय। जो वायसराय के नियंत्रण में था, बाकी केंद्रीय विषय था ही। इसके सातवीं अनुसूची में विषयों को अलग किया गया।
कितने विषयों में बांटा गया? 3 विषयों में बांट दिया गया। केंद्र, राज्य, समवर्ती। यहाँ 54 विषय, यहाँ 36, यहाँ 24 विषय। केंद्रीय, अब केंद्र अपना नियम बनाएगा, राज्य अपना नियम बनाएगा, और समवर्ती सूची जो थी उस पर केंद्र नियम बनाएगा और राज्य दोनों बनाएगा, लेकिन जो प्रभावी होगा वो केंद्र का प्रभावी होगा। 59 विषय थे। और क्या किया गया इस प्रावधान में? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। उत्तरदायी सरकार का मतलब, अब तक जो आरक्षित विषय थे जिस पे गवर्नर स्वयं शासन करता था और हस्तांतरित विषयों के माध्यम से अपने मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उत्तरदायित्व सरकार का गठन किया गया। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नर अब मंत्रियों की सलाह पे काम करेगा, मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। ये उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। भारत से 2 प्रांतों को अलग किया गया। भारत से 2 प्रांतों को अलग किया गया। दो प्रांतों को अलग किया गया। कौन कौन? सिंध, इसको 1936 में अलग किया गया, और बर्मा, जिसको डफरिन ने तीसरे एंग्लो बर्मा वार में 1886 में विलय कर लिया था पूर्ण रूप से, उसको भी अलग कर दिया गया। इसको अलग किया गया 1937 को। 2 प्रांतों को अलग कर दिया गया। और क्या किया गया? 11 राज्यों में 11 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था लागू की गई। 2 सदनीय व्यवस्था लागू की गई। अब सदन बढ़ाया गया है, राज्यों की संख्या बढ़ाई की गई है। इससे क्या होगा कि मताधिकार को भी बढ़ाना पड़ेगा। मत देने का जो अधिकार है, मतदान का अधिकार, बढ़ाया गया। भारत की लगभग 10% जनता मतदान करने लगी। 10% लोग जनसंख्या मतदान करने लगी। ये भी शर्तों के अनुसार था, लेकिन 10% लोग आ ही गए थे इसमें। सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 से शुरू होता है, मुस्लिम निर्वाचन को अलग करके, वो 1935 में और विस्तारित कर दिया गया। 1935 में पृथक निर्वाचन का विस्तार, पृथक निर्वाचन का विस्तार। यहाँ
जो किया गया, दलित, महिला, मजदूर, यहाँ तक बांट दिया गया। पहले मुस्लिम से शुरू हुआ, फिर सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, इसके बाद यहाँ पे 1935 में आके ये दलित, महिला और मजदूर तक को विभाजित कर दिया जाता है कि पृथक निर्वाचन अब देखिए कितने विस्तार में हो गया। जो छोटी सी चीज से शुरू हुआ था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। देश में अगला प्रावधान था, देश में मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए, मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए साख नियंत्रण के लिए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना। आज भी भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मुद्रा और साख को नियंत्रित करता है। इसके जो पहले कब स्थापित होता है, 1 अप्रैल 1935 को। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, फिर 37 में बॉम्बे कर दिया गया। ये किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था? एक कमेटी थी, एक कमेटी थी यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। इसके जो पहले गवर्नर थे, पहला गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। जो पहले भारतीय गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर वो थे सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख। तो पहले गवर्नर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, सर ओसबर्न, और दूसरे जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उस समय गवर्नर सीडी देशमुख साहब ही थे। आइए देखते हैं कि अगला प्रावधान क्या था। देश में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कोलकाता में, 1937 में बॉम्बे में ट्रांसफर किया गया। किस कमेटी की सिफारिश पर? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। पहला गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। अब इस बैंक राष्ट्रीयकरण का मतलब मालिकाना हक भारत सरकार का है। आइए देखते हैं अगला प्रावधान क्या है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत में संघीय
न्यायालय की स्थापना कब? 1 अक्टूबर 1937 को। यह संघीय न्यायालय तब तक कहा गया जब तक 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो संघीय न्यायालय की जो अस्तित्व होता है वो समाप्त किया जाता है और 28 जनवरी 1950 को जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कब समाप्त? 26 जनवरी 1950 अस्तित्व समाप्त। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके जो पहले सीजीआई थे जे हरिलाल जे कानिया, पहले सीजीआई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब संघीय न्यायालय था तो संघीय न्यायालय के समय में पहला सीजीआई कौन था? मोरिस गवेयर साहब थे, जो भारतीय न्यायाधीश थे। इसमें भारतीय न्यायाधीश वो दो थे, एम.आर. जयकर और सुलेमान शाह। तो संघीय न्यायालय के समय चीफ जस्टिस कौन था? मोरिस गवेयर। भारतीय न्यायाधीश एम.आर. जयकर, सुलेमान शाह, दो भारतीय थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व समाप्त होता है संघीय न्यायालय का और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तब जो पहले सीजीआई बनते हैं वो हरिलाल जे कानिया बनते हैं। अगला प्रावधान क्या था? भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। ये तो केंद्र के लिए हुआ। राज्य के लिए, अगर एक राज्य के लिए हो रहा है तो राज्य लोक सेवा आयोग। और दो या उससे अधिक राज्यों के लिए अगर किसी आयोग का गठन किया जा रहा है तो संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये भी इसका एक प्रावधान था। अगला प्रावधान क्या था? हालांकि जो उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था प्रांतों में, उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था, इसको बाद में 1937 में समाप्त कर दिया जाता है। 1937 में समाप्त किया जाता है। ये भारत शासन अधिनियम के प्रावधान थे
यहीं पे ये ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।